Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, 25 क्वेश्चंस करेंगे। आपका जो पेडागोजी की प्रैक्टिस है वो अच्छे से इस सीरीज से हो रही होगी और पेडागोजी अभ्यास सीरीज है फॉर सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स। तो शुरुआत करेंगे। क्लास है आपकी 8th, पीडीएफ्स आपको साथ में मिल जाती हैं। कई दिनों से जो है छुट्टी थी क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग कामों में बिजी थी। अभी शुरू करते हैं, तबीयत भी बेहतर फील हो रहा है और एनर्जी भी बहुत प्यारी सी है, तो कंटिन्यू करते हैं। डेली 9:30 मिलेंगे। ये सीरीज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, जो नए जमाने के क्वेश्चंस हैं, जो कि पैटर्न चेंज हो जाता है ना हर एक साल पे 2 साल पे क्वेश्चंस का, उस तरह के क्वेश्चंस इस सीरीज में हम कर रहे हैं। चाहे वो स्टेटमेंट और रीजन वाले हों, चाहे वो चूज करने वाले हों, चाहे वो नए ढंग से पूछे गए क्वेश्चंस हों। चलिए फटाफट से आ जाइए एक बार, फिर करेंगे कहानी आगे की शुरू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे जैसे आप जुड़ते जाएं और आपको सेशन पसंद भी आए। पसंद तब आएगा अगर आपने नया नया देखना शुरू किया है, तो पेडागोजी अपने आप में थोड़ा सा नया सब्जेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा समय खुद को भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई भी नया इंसान मतलब टाइम लगता है ना समझने में। चलो आगे आते हैं। ये जो आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल अगर आप यूजर नेम सर्च करते हैं लेट्स लर्न स्क्वाड, तो वहां आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाएंगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। इसके अलावा करियरविल ऐप जिनके साथ कोलैबोरेशन रहता है, वहाँ ये DEET+B के 2 बैचेस हैं। जो एक जनरल बैच है, अगर आप PRT, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो 100 नंबर का पेपर 1 जो है आपका पार्ट 1, वो आपका इससे कवर हो जाएगा। कुछ 500 एडिशनल डिस्काउंट भी है, तो कुछ 1000 में पड़ जाएगा। आफ्टर दैट 500 डिस्काउंट। जो लोग पहले से वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो करियरविल पे पहले कोई भी बैच लिया हुआ है। इसके अलावा PRT स्पेशल है, जिसमें कंप्लीट आपका 200 नंबर की तैयारी VOD प्लस लाइव है, यानी रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों तरह से। 25 अप्रैल से इसमें एडमिशन शुरू हुए हैं, यानी कल से ही अभी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं करियरविल ऐप डाउनलोड करके, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अलग अलग टीचर्स डिस्कस करेंगे और पेडागोजी जो है वो मैं डिस्कस करती हूँ, है ना। इसके अलावा सीटेट के बैचेस में भी अभी एडमिशन ओपन है, जहां तक है 31 तक लास्ट हो जाएगा। तो ये भी आप एक बार जाकर के करियरविल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इफ यू नीड एनी बैच जहाँ पे कंप्लीट टीचर्स सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन एक जगह मिल जाए, तो आप बिल्कुल जाकर के देखें वो चीज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आज के लिए हम करने वाले हैं कुछ 25 क्वेश्चंस, और देखिएगा एक बार, पढ़िए, पोल में जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं, जिनका IQ ज्यादा है, जो विलक्षण बुद्धि छात्र हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो बहुत ही क्यूरियस हैं, IQ ज्यादा है, जल्दी समझ लेते हैं, मुश्किल चीजें भी आसानी से सीख जाते हैं, है ना। तो गिफ्टेड बच्चे को डील करने का कौन सा एक तरीका सक्सेसफुल होगा। सॉरी, मैंने भी सिर्फ यहां तक पढ़ा है, अगर आप यहां तक पढ़ेंगे तो आप भी गलत करेंगे। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी एज अ टीचर शुड अवॉइड टू यूज, यानी कौन सी एक स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि गिफ्टेड बच्चे को इंक्लूड करना है सक्सेसफुली क्लासरूम में, यानी गिफ्टेड बच्चे को भी एजुकेशन देनी है। भाई, एक क्लास में गिफ्टेड बच्चा भी है जो जल्दी से समझता है, एक क्लास में पिछड़ा हुआ बच्चा भी है जिसको बैकवर्ड बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बच्चा है जो एवरेज है, हर तरह के बच्चे हैं, विजुअली चैलेंज भी हैं। इसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जहां पे हर प्रकार के बच्चे, एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो। तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर गिफ्टेड बच्चे को इंक्लूड करना है तो कौन सा एक तरीका सही नहीं होगा। 67% लोग आंसर दे रहे हैं आपका C ऑप्शन, जो कि बहुत हद तक सही भी है ना। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अलाउ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी ऑप्शन ए है कि विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपको हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना है तो। प्रोवाइड एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा उसमें चीजें होती हैं, चैलेंजिंग टास्क होते हैं, नए नए वेज होते हैं, जिससे गिफ्टेड बच्चा इन्वॉल्व रह सके, बोर्ड महसूस ना करे। अगर चैलेंजिंग नहीं होगी क्लासरूम तो गिफ्टेड बच्चा बोर्ड फील करेगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, इंप्लीमेंट टीचर सेंटर्ड करिकुलम। ये तो गड़बड़ है, गिफ्टेड क्या कोई भी बच्चे के लिए खराब है कि आपको लर्नर सेंटर्ड बनाना है, क्लासरूम को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, ना कि टीचर सेंटर्ड। क्योंकि जो क्लासरूम है, जो लर्निंग की पूरी प्रक्रिया का तामझाम आपने जोड़ा हुआ है, वो बच्चे के लिए जोड़ा है, ना कि टीचर के लिए। मतलब टीचर इज अ पार्ट, बट लर्नर सेंटर्ड हो क्लासरूम। सीखना किसको है? लर्नर को सीखना है। सीखने कौन आ रहा है? लर्नर मेनली। तो उसके हिसाब से, उसकी नीड के, उसकी लर्निंग टाइप के अकॉर्डिंग हम सिखाएं। तो टीचर सेंटर्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्लासरूम। आज के जमाने में हम टीचर सेंटर्ड क्लासरूम को फॉलो नहीं करते। हम क्या बात करते हैं, जितनी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, NCF हो, उससे पहले कोई भी पॉलिसी आई हुई हो, वो सब यही कहेंगे कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी बच्चे को केंद्र में रखो। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई भी इसी की बात करते हैं। यानी बच्चा जहां फ्री हो, जहां बच्चा एक्टिविटी कर रहा हो,
टीचर सेंटर्ड हो गया, एक व्यक्ति है वो खड़ा हुआ और लेक्चर देना शुरू किया, एक जगह से चौक फेंक फेंक के मार रहे हैं और बच्चे की नीड्स को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सिखा पा रहे हैं। डी ऑप्शन है अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चों को आप अलाउ करें कि वो इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट परस्यू कर सके। तो इसमें तो बच्चे की फ्रीडम है, यहां भी बच्चे की फ्रीडम है, बस सी ऑप्शन है जो बच्चे की फ्रीडम को खा गया और यही अवॉइड करना है आपको एज अ टीचर। चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, आप बच्चे की फ्रीडम नहीं खा सकते, इवन किसी की भी नहीं खा सकते। आर्टिकल 21 बात करता है ना आई थिंक फ्रीडम की, तो भाई आजादी का अधिकार है सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया मैम, लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कुछ करते रहना, क्योंकि खुशी और गम थोड़ा बहुत इधर उधर चलते रहेंगे। लाइफ है, चीजें हैं, ऊपर नीचे जाएंगी ही जाएंगी, स्टैटिक नहीं हो सकते, बट करते रहना बहुत जरूरी है कुछ ना कुछ। चलो आओ फटाफट से। बी 62% लोग आंसर कर रहे हैं, यानी इन ऑर्डर टू, क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम विच रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी एक ऐसा सिस्टम आपको क्लासरूम में क्रिएट करना है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देता हो, यानी हर प्रकार का बच्चा वहां सीख सके। तो कौन सा तरीका बेहतर होगा? पहला ऑप्शन है यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स। देखो स्टैंडर्डाइज्ड या यूनिफॉर्म जो करिकुलम है वो सबके लिए अच्छा नहीं होता, डिफरेंशिएटेड करिकुलम आपको यूज करना होता है। याद रखिएगा ये 2-3 वर्ड्स हैं, एक है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म करिकुलम, यूनिफॉर्म करिकुलम कह लीजिए या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कह लीजिए। यूनिफॉर्म का दूसरा नाम स्टैंडर्डाइज्ड हो सकता है क्योंकि सभी के लिए एक जैसा है, मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक, दूसरी तरफ वर्ड है एक आपका डिफरेंशिएटेड यानी विभेदी। बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है? बच्चे के हित में, बच्चे के हित में है आपकी डिफरेंशिएटेड यानी विभेदी अनुदेशन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? डिफरेंसेस होंगे, सबकी नीड के अकॉर्डिंग होगा, है ना, नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। वही यूनिफॉर्म का मतलब क्या? सबके लिए एक जैसा, मतलब कोई वैरायटी ही नहीं है, नो वैरायटी। डिफरेंशिएटेड में क्या होगा? वैरायटी होगी, विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाएगा, अलग अलग मेथड्स टीचर यूज करेगा, अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाएंगी, अलग अलग नीड वाले बच्चों को केटर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल फॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या? सिंगल, जैसे स्कूल में नहीं पहनते यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्मिटी हर जगह काम नहीं आती। वैसे अगर हम देखेंगे तो यूनिफॉर्म हमें अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म होती है स्कूल में, बहुत अच्छी बात है, चाहे कोई अमीर है गरीब है किसी भी बैकग्राउंड से आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं। सिंगल वन यूनिफॉर्मिटी का मतलब। लेकिन जब बात इंस्ट्रक्शन की होती है यानी टीचिंग मेथड्स की होती है, या फिर अगर मैं बात करूं आपकी करिकुलम की होती है जिसमें एक्टिविटीज प्लान है, तब यूनिफॉर्मिटी काम की नहीं है, तब ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे की नीड्स को फुलफिल करना है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का भी यही एक क्रिटिसिज्म है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर नहीं बने होते। ठीक है, तो ये 2 चीजें जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे पेडागोजी में। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, देखिएगा एक बार। तो क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एक ऑप्शन है जो रिस्पेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो स्टैंडर्डाइज तो नहीं करता। अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव्स, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों को विविधता देने की बात करेंगे, यानी लर्निंग पेस, कोई धीरे सीखेगा, कोई जल्दी सीखेगा, कोई एवरेज स्पीड पे सीखेगा, और पर्सपेक्टिव्स, सबका सोचने का देखने का नजरिया अलग है, तो क्या होगा? लर्निंग बेहतर हो पाएगी। बी ऑप्शन सही है। फिर आता है सी ऑप्शन, कीप लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि आप एक्सपेक्टेशन कम रखें सभी बच्चों से सीखने की। क्यों रखेंगे? अगर आप लोअर कर देंगे एक्सपेक्टेशन को तो बच्चे खुद से ही, मतलब मान लीजिए आपको ये कहा जाए अरे बड़ा मुश्किल एग्जाम है, यहाँ पे तो 20 नंबर नहीं आते, तुम तो 15 की सोचो, तो बच्चे के लिए तो 15 ही बहुत बड़ी बात हो गई। तो अगर आप 20 का टारगेट करोगे तब 18 तक तो पहुंचोगे एटलीस्ट, तो लोअर नहीं करनी होती एक्सपेक्टेशन। बच्चे बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या? बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग या उसकी एबिलिटी के अनुसार जो आपको लग रहा है उसके आधार पे वो खुद से बेहतर करे, ये होना चाहिए आपका टारगेट। फिर आता है डी ऑप्शन, पे अटेंशन ओनली टुवर्ड्स हाई अचीवर्स इन एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई अचीवर्स का ही हम ध्यान रखेंगे, है ना, कि जो रट्टे मार के जिस भी तरह से या जो अच्छे हैं पढ़ने में हम उन्हीं का ध्यान रखें, बाकियों को भूल जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर तो हमें ये क्वेश्चन जैसे आपने पोल में आंसर दिया था खत्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, बट हमें हर प्रकार के व्यक्ति का ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गई बात। वेरिएशन का आपको ध्यान रखना है अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रहे हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रख रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है? हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, सभी बच्चे अलग हो सकते हैं, उनका सीखने का तरीका अलग हो सकता है, उनका
पेस ऑफ लर्निंग अलग हो सकता है, उनका टीचिंग स्टाइल अलग हो सकता है। ठीक है जी, देखिए आ जाओ फटाफट से। स्टूडेंट इज अनेबल टू पे अटेंशन इन अ क्लास, एक बच्चा है जो क्लास में अटेंशन पे नहीं कर पाता, अनेबल है, ध्यान उसका एक जगह पे टिक नहीं पाता। बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड इजीली, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी ने सांस भी लिया वो डिस्ट्रैक्ट, है ना, वो हर टाइम इधर उधर उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटेंशन चाहिए। कांट सिट इन द असाइंड सीट, जो सीट उसको मिली है वहां नहीं, कभी कूदता रहेगा, उछलता रहेगा, इधर उधर अटेंशन गेन करता रहेगा, चीजें छिड़ता रहेगा। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिकेटिव ऑफ, ये जो विशेषताएं हैं या ये जो लक्षण है, ये किस एक चीज के लक्षण है कि बच्चे की अटेंशन एक जगह नहीं टिकती, है ना। 5 मिनट ये किया, छठे मिनट, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रही हूं मैं, मतलब कुछ देर ये कुछ देर वो, मतलब अटेंशन इधर उधर भागती रहती है, एक से दूसरी चीज पे जंप करती रहती है। सिंपल आंसर है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक, मतलब बच्चे की अटेंशन में कमी है, वो एक जगह अटेंशन टिका के नहीं बैठ पाता। अटेंशन में क्या है, कमी है। हाइपर एक्टिविटी है, यानी एक्टिव जो है वो जरूरत से ज्यादा है। भाई एक्टिव होना अच्छी बात है, हाइपर एक्टिव होना प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, कि आप उछलते कूदते ही रहते हैं, शांति से खड़े ही नहीं हो पाते कहीं। ठीक, तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, क्लियर हो गई बात। विजुअल इंपेयरमेंट, ऐसा तो नहीं बात हो रही कि उसको देखने में कुछ दिक्कत है। अब कई लोग कहेंगे भाई उछलता कूदता रह रहा है, बट अटेंशन की भी तो बात हो रही है ना यहाँ पे, है ना। फिर क्या है, असाइंड सीट पे तो बैठ जाएगा वो व्यक्ति जिसको देखने में दिक्कत है, एटलीस्ट वो भी नहीं हो रहा। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है, इनकी बात ही नहीं हुई। तो दिस इज सिंपल कि भाई अवधान न्यूनतम अति सक्रियता विकार है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चे के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में काम को डिवाइड कर दिया जाता है, जहां पे उनका जो ध्यान है वो, मान लो 50 मिनट की क्लास है, उनके लिए टास्क अरेंज करो 1 मिनट 2 मिनट, मतलब धीरे धीरे बढ़ाओ उस अवधि को। ठीक है, कोई पूछ रहा है पेडागोजी स्पेशल में क्लास कब होगी, आज हुई थी क्लास, बस 6 की जगह 7 बजे हुई थी, तो एक बार टॉपिक चेक कर लेना। टॉलमैन, गुथरी और कोल्ब की थियरी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सीटेट में वही रखेंगे थर्सडे फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी आपको ऐसे बच्चों को इंक्लूड करना है जिनको सुनने में समस्या होती है। आ टीचर शुड, वो बच्चे, भाई हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब सुनने में समस्या, विजुअल इंपेयरमेंट मतलब जिनको देखने में समस्या है। तो हियरिंग इंपेयरमेंट, जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट्स कांट सी हर फेस, यानी उस समय पे बोलना अवॉइड करना चाहिए जब बच्चा उसका फेस ना देख पा रहा हो। मे बी राइट और रॉन्ग। बी ऑप्शन है डिस्करेज यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी आप क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। भाई अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही तो एटलीस्ट, मान लो मैंने आवाज लगाई, आप शादी में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, बारात में डांस कर रहे हैं आप दबा करके, ठीक, और कोई बोलेगा तो आवाज तो आएगी नहीं आपको, तो सामने वाला क्या करता है, या फिर ऐसे आप कुछ तो करते हैं ना, ये साइन लैंग्वेज है। तो जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है उसके सामने साइन लैंग्वेज का तो यूज करोगे ही ना, ये तो सिंपल सी बात है। अवॉइड क्यों करना है ये, ठीक, तो ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं हुआ कि साइन लैंग्वेज को डिस्करेज नहीं करना बल्कि बढ़ावा देना है। ठीक है, फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, अवॉइड यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जो सहायक हो, ऐसी टेक्नोलॉजी, चाहे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो बच्चे को बोल करके किसी चीज को बता दे या फिर दिखा दे, जो चीज बोल रहा है टीचर उस चीज उसको थोड़ा लाउड सुन जाए, तो ये तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। अवॉइड गिविंग, बट अवॉइड क्यों करना है, अवॉइड लिखा है दैट मींस ये भी गड़बड़, डिस्करेज लिखा है ये भी गड़बड़। फिर है अवॉइड गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी एक्स्ट्रा टाइम मत दो प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, कि भाई समझने की कोशिश कर रहा है वो देना चाहिए। तो ये तीनों ही बातें नेगेटिव हो गई। ये बात एकदम सही है कि अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट्स कांट सी हर फेस, भाई वो बच्चा जिसको सुनने में ऑलरेडी दिक्कत है, अब एटलीस्ट जब आपको सुनने में दिक्कत हो रही है तो किसी के वर्ड्स को देख के, लिपसिंग को देख के भी आप आइडिया लगा लेते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसा बोलना इग्नोर करना है टीचर को, जहां से बच्चा इस जगह से या उस समय बोलना इग्नोर करना है, अवॉइड करना है जब बच्चा आपको ना देख पा रहा हो, क्योंकि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन या आपके वर्ड्स या लिप्स, जो भी आप लिपसिंग कर रहे हैं उससे आइडिया लगा पाता है। अगर उसको सुन कम रहा है तो एटलीस्ट वो एक्सप्रेशन वगैरह से आइडिया लगाएगा। तो उस टाइम पे आप मत बोलिए या अवॉइड कीजिए ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको देख ही ना पाए बच्चा, तो वो और ज्यादा दिक्कत होगी सुनने में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, बाकी तीनों चीजें तो करनी चाहिए, वो तो नेगेटिव हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, चूजिंग एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर्स प्रमोट। डाइवर्जेंट समझते हैं, दिशाओं में सोचना, इंसाइटफुल यानी आइडियाज देना, अचानक से होते ना आइडिया, किसी चीज पे आप आइडियाज दे रहे हो, है ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, अचानक से आइडिया आया, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, है ना, कोहलर की थियरी भी है इंसाइटफुल लर्निंग थियरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज
चूज करना जहां पे स्कोप है, यानी बच्चों के लिए आप ऐसी एक्टिविटीज दे रहे हैं जहां पे उनको सोचने पे मजबूर हो, आइडियाज आए, इंसाइट्स देनी पड़े। मान लीजिए पॉल्यूशन कम करना है, कुछ और करना है, तो वो इंसाइट दें अपनी कि अच्छा बताओ इस चीज को ऐसे कैसे कर सकते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग करें, यानी दिशाओं में सोचें, अलग अलग पॉसिबल आंसर्स पे जाएं। वो प्रमोट करने के लिए रोट मेमोराइजेशन, रट के आज तक किसमें इंसाइट्स आए हैं, है ना। रट्टे वाला को तो सिर्फ वही याद रहेगा, वो याद कर लीजिए चतुर रामलिंगम 3 इडियट्स वाला, कि उसको पता भी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। इंसाइट तो छोड़ दो, उसको सिर्फ रटने से मतलब है, कुछ नया नहीं सोच पाता रटने वाला। क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी से। या अगर इंसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। क्रिएटिविटी क्या होता है? कुछ नया करने की क्षमता, कुछ नोवेल करने की क्षमता, दिशाओं में सोचने की क्षमता, ठीक है, जो पहले ना हुआ, ओरिजिनल करने की क्षमता। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं, आपको उनमें से कोई एक आप चूज करोगे। इंसाइटफुल भी क्या है? इंसाइट आएगी आपको, इंसाइटफुल लर्निंग, जो वो कोहलर की इंसाइटफुल लर्निंग है ना, वहां पे भी गेस्टाल्टवाद को बेसिकली यूज किया जाता है ज्यादा हायर मेंटल प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजों में काम आती है इंसाइटफुल लर्निंग। वो जो सुल्तान वाली थियरी है आपकी। फ्रस्ट्रेशन, इससे किसका भला हुआ है आज तक? कंपटीशन, इससे भी किसी का भला नहीं हुआ। तो हम कहेंगे, मतलब हो जाता होगा कुछ लोगों को लगता हो तो, बट क्रिएटिविटी इज द राइट आंसर। कि अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने से क्या होगा? क्रिएटिव बनेगा बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में सोचेगा, कुछ नया सोचेगा, कुछ ओरिजिनल सोचेगा। भाई आप जब 4 चीजें करेंगे तभी तो कुछ नया आइडिया आएगा, अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कहां से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस मार्क्स ड्यूरिंग एग्जाम्स शुड, यानी वो बच्चे जिनके नंबर कम आते हैं उनको क्या करना चाहिए। वो बच्चे जिनके नंबर कम आए हैं उनको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स, यानी डिफरेंट स्कूल्स में भेज दो जहां उनके ही जैसे बच्चे पढ़ते हो, जिनके नंबर कम ही आते हो। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। आजकल स्पेशल स्कूल्स की जगह वैसे भी हम इंक्लूसिव स्कूल्स को, यानी समावेशी विद्यालयों को प्रमोट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बी गाइडेड टू परस्यू ओनली वोकेशनल एजुकेशन, यानी सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब कोई वोकेशन सिखा दो ताकि रोजी रोटी अपनी निकाल लें। क्यों भाई? नंबर ही तो कमाए, उनका इंटरेस्ट तो होगा किसी और हो सकता है जिस सब्जेक्ट में जिस तरह से पढ़ाया गया हो उसमें कमियों, हो सकता है इंटरेस्ट किसी और चीज में हो, जबरदस्ती आप सिखा रहे हो। तो वोकेशनल क्यों? वोकेशनल जनरली रिटार्डेड बच्चों के लिए होता है। बी सब्जेक्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, भाई आप दंड तो दे ही नहीं सकते। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है साफ साफ, आप किसी को मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते आज की डेट में। फिर आता है डी ऑप्शन, बी प्रोवाइडेड विद नेसेसरी सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड्स। ये बात सही है कि जो भी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार हो वो सहायता देनी चाहिए। कोई बच्चा है जिसके बहुत ही कम आ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट हो सकता है म्यूजिक में हो, तो उस तरह की ट्रेनिंग उसको दिलवाओ। कोई बच्चा है जिसको मेथड समझ में ना आ रहा हो तो दूसरे मेथड से समझाओ। मतलब इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग करेंगे आप जो भी करना है, अपनी मर्जी से पहले से ही नहीं डिसाइड कर लेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 91% लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, एक तरफ दिया है अजर्शन, ये नए जमाने के क्वेश्चंस हैं हम ये कहेंगे। एक तरफ दिया है अजर्शन, यानी एक स्टेटमेंट है, और इसका एक तरफ रीजन दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि ये ए सही है या आर सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, टू एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग इट इज एसेंशियल टू कनेक्ट न्यू मटीरियल्स विद समथिंग द चाइल्ड ऑलरेडी नोज। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सीखे, अर्थपूर्ण ढंग से क्या, जिसका कोई मीनिंग हो, जो उसके जीवन से जुड़ा हो, तो आपको पुराने मटेरियल से या नए मटेरियल को पुरानी लर्निंग से जोड़ना जरूरी है, यानी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना चाहिए। जब भी आप कुछ नया सिखा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान से जोड़ दीजिए। ये तो पूरी टीचिंग लर्निंग में, आपने लेसन प्लानिंग में हर जगह ये यूज किया होगा। इसका रीजन क्या बताया गया है? रीजन बताया गया है, लर्निंग अकर्स इन अ लीनियर मैनर, यानी जो लर्निंग है वो लीनियर मतलब सीधी रेखा में, बिल्कुल सेम स्पीड पे, सेम तरीके से होती है। तो ये तो डेवलपमेंट में भी नहीं होता, ऐसा पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, लीनियर नहीं होती, स्पाइरल होगी लर्निंग, एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, आगे पीछे ऐसे चलती है। ठीक, तो लीनियर तो हो ही नहीं सकती। ऐसा थोड़ी कि सेम गति से ही सीखते रहोगे आप। हो सकता है एक चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ गया हो, दूसरे चैप्टर को समझने में ज्यादा डिफिकल्टी हुई हो, फिर तीसरा अगर उससे कनेक्टेड है तो और इजीली बन गई हो चीजें। तो अगर हम बात करते हैं तो ब्रूनर भी इसकी बात करते हैं, स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं। लर्निंग को हम लीनियर ना देख करके कैसे देखते हैं? स्पाइरल। तो आप कह सकते हैं कि लर्निंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लर्निंग इज स्पाइरल, यानी वर्तुलाकार होगी, जैसे डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। दैट मींस एक चीज दूसरे चीज से कनेक्ट होगी। मान लीजिए आपने एक क्लास में ये पढ़ा, वही चीज आगे बढ़ के और एड ऑन हो जाएगा, फिर एड ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना होगा न्यू नॉलेज को, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना चाहिए। और ये स्पाइरल करिकुलम की बात कौन कर रहा है? ब्रूनर कर रहे हैं, लिख लीजिएगा कहीं पे। स्पाइरल करिकुलम यानी वर्तुलाकार
दिनचर्या कौन दे रहे हैं? ब्रूनर दे रहे हैं, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, यानी एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड होनी चाहिए, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, ये होता है तरीका आपका सिंपल। ठीक, लीनियर नहीं हो सकती, लर्निंग कांट बी लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया सेम गति से, सेम तरीके से, सेम ही स्पीड पे, मतलब 5 चीजें आज सीखी है तो कल भी 5 ही सीखोगे, है ना। जितना टाइम एक चैप्टर को समझने में लगा है उतना ही लगेगा दूसरे में भी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लीनियर नहीं हो सकती। आगे बढ़ेंगे तो आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, दैट मीन्स ए तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? ये रीजन गलत है ए का। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बात बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं हो सकते क्योंकि आर गलत है, रीजन सही नहीं है और वैसे भी सही नहीं है स्टेटमेंट। दोनों ट्रू है, आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही नहीं है, ये बात भी अपनी जगह भी सही नहीं है, तो इसलिए बी नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 says which of the following notions of success in school needs to be challenged। यानी सक्सेस के हमने नोशंस बनाए हुए हैं स्कूल्स में भी दुनिया में भी, कि भाई ये सक्सेस होती है, ये सफलता है और ये असफलता है ना। ज्यादा पैसे कमाए तो सक्सेसफुल है, ज्यादा नाम कमाए तो सक्सेसफुल है, अगर खुशी से अपना जीवन यापन करे, चाहे ज्यादा नाम कमा के परेशान रहे जिंदगी भर, तो जो खुशी से जीवन यापन करे सक्सेसफुल नहीं है, है ना। सरकारी नौकरी नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं है। ये क्या नोशंस हैं सोसाइटी में। इसी तरह से स्कूल्स में भी लर्निंग के नोशन होते हैं, है ना, भ्रांतियां होती हैं, अगर मैं कहूं धारणाएं होती हैं जो मानते हैं ना, ऐसा हम कोई फैक्ट तो है नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं नोशंस की, तो स्कूल में किस तरह के नोशंस को चैलेंज करने की जरूरत है, यानी चुनौती देने की जरूरत है जो नोशन सही ना हो। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी बेटर देन अदर्स। बात तो सही है कि इसको चैलेंज करने की जरूरत है। सिर्फ मतलब कोई सही नहीं दे रहा, सही उत्तर इसमें सिर्फ 7% लोग दे रहे हैं, बाकी सब 77% लोग तो सी कह रहे हैं। समझते हैं अभी। सक्सेस नीड नॉट टू बी अबाउट कॉम्पिटिशन, हाँ ये बात तो ठीक है। स्कूल्स शुड गिव इंपॉर्टेंस टू कॉग्निटिव एज वेल एज इमोशनल डोमेन्स व्हाइल कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सक्सेस। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ दिमाग को ही नहीं, इमोशंस को भी इंपॉर्टेंस दो। तो इसको चैलेंज करने की क्या जरूरत है भाई, ये तो सही बात कह रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? खतरनाक मत पढ़ो। मतलब पढ़ने का मतलब मेरा क्या है कि पढ़ के समझ क्या रहे हो आप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं है, कि आप कुछ पढ़ नहीं रहे। ये इतना आसान है, आप में से कोई भी कर देगा, लेकिन बात यह है कि आप इसको पढ़ के सही समझ नहीं पा रहे। ठीक है भाई, इसका सिंपल सा मतलब है कि स्कूल्स को इंपॉर्टेंस संज्ञान को, दिमाग को तो देनी ही चाहिए, इमोशंस को भी देनी चाहिए। तो ये तो सही बात है, इसको चैलेंज क्यों करना है भाई? चैलेंज तो गलत चीज को करेंगे ना हम। आंसर को किनको चैलेंज करते हो आप पेपर में? जो गलत हो, इसको क्यों चैलेंज करोगे? फिर आता है डी ऑप्शन, इन क्रिएटिंग एन इवेल्युएशन सिस्टम इन विच समवन कम्स फर्स्ट वी ऑल्सो क्रिएट अ सिस्टम इन विच समवन इज डेस्टिन्ड टू लास्ट। यानी जब हमारा आकलन का तरीका ही ये है कि कोई एक फर्स्ट आएगा, तो इसमें अपने आप ही निर्धारित है कि जब कोई फर्स्ट आएगा जिस सिस्टम में, उस सिस्टम में कोई लास्ट भी आएगा, है ना। अगर ये सिस्टम ही ना हो फर्स्ट और सेकंड का, तो फिर नहीं आएगा। तो ये बात भी सही है कि अगर हम इस तरह का इवैल्यूएशन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां फर्स्ट आता है कोई, तो लास्ट भी कोई ना कोई तो आएगा ही। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बातें सही है। प्रॉब्लम कहां है? चैलेंज किसको करना है? चैलेंज करना है ए ऑप्शन को कि स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी बेटर देन अदर्स। कि इस थॉट को चैलेंज किया जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो सक्सेस तब अचीव करें, उनको सक्सेसफुल तब माना जाए जब वो दूसरों से बेहतर करें, ना कि खुद से बेहतर करें। समझ गए बात? नहीं समझ गए? अभी भी 54% सी कह रहे हैं। क्या क्या कौन सा मतलब क्या कहेंगे इसको? सस्ते नशे कहेंगे हैं? कैसे सी कैसे है उत्तर? क्वेश्चन समझे नहीं हो क्या? फिर से समझते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड्स टू बी चैलेंज्ड। यानी स्कूल्स में सक्सेस का कौन सा नोशन, यानी सक्सेस के बारे में कौन सी भ्रांति, सफलता के बारे में कौन सी गलत धारणा को चुनौती देने की आवश्यकता है। देखिए सी ऑप्शन गलत धारणा नहीं है ना। यहां पे तो लिखा गया है कि स्कूल्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कॉग्निटिव यानी मेंटल, यानी दिमाग को भी, और इमोशंस को भी, यानी सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं, उसकी भावनाओं को भी इंपॉर्टेंस दो। बिल्कुल सही बात है। इसमें चैलेंज क्या करना है? चैलेंज उसे करोगे ना जो गलत है। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ये है गड़बड़, बाकी तीनों बातें सही हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। While teaching a concept, which of the following a teacher should avoid। यानी किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय आप कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, मान लीजिए बॉइलिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, कितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं संप्रत्यय की अगर हम बात कर रहे हैं, तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी किससे बचना चाहिए। अब आप देख रहे हैं टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा है आपसे कि आपको आगे चक्कर, है ना। तो चक्कर नहीं लाने, पढ़ के समझना है। पेडागोजी में आधा खेल खत्म हो जाएगा जब आप पढ़ के समझ जाएंगे किसी चीज को।
ठीक है जी, जरा जवाब दीजिए। ए ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग और डी ऑप्शन कह रहे हैं 34% लोग। लेट्स सी क्या अवॉइड करना चाहिए टीचर को पढ़ाते समय या एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय। यूज ऑफ एनालॉजीज, मतलब ए ऑप्शन। भाई क्या क्या हो गया आप लोगों को, है कुछ दिन क्लास ना लगे तो ऐसे ऐसे खतरनाक जवाब दोगे। देखो क्वेश्चन समझो, कहा गया कि किस चीज को अवॉइड करना चाहिए टीचर को पढ़ाते हुए, यानी क्या नहीं करना चाहिए टीचर को पढ़ाते हुए। यूज ऑफ एनालॉजीज अक्रॉस एंड विद इन डोमेन्स, यानी जो अलग अलग क्षेत्र हैं या सेम क्षेत्र है, यानी अगर आप सेम टॉपिक पढ़ा रहे हो या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हो। देखो एनालॉजीज क्या होती है, एनालॉजी होती है कि मान लो जो हमारी आंखें हैं इंसान की वो एक कैमरा के जैसी है ना, जो एक कैमरा रिकॉर्ड करता है वैसे आपकी आंखें भी रिकॉर्ड करती हैं, या आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो। ये क्या हो गया, एनालॉजी हो गई, एक मूवी से समानता जोड़ दी गई। तो ये तो अच्छी बात होती है टीचिंग में, इसमें बुरा क्या है ना। एनालॉजी, लॉ ऑफ एनालॉजी भी है थॉर्नडाइक का, यानी समानता, जो हमने प्रीवियस किसी सिचुएशन में किया होता है, जब नई सिचुएशन आती है तो हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं उसमें भी। ये तो लॉ ऑफ एनालॉजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड क्यों करना है। इससे तो इजी बन जाएंगी चीजें, कनेक्ट करने के काम आएगा ये तो, चाहे सेम सब्जेक्ट हो चाहे अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, आप वहां पे एनालॉजी यूज कर सकते हो। तो ये अवॉइड क्यों करना है, इसको तो यूज करना है। हाईलाइट कोरिलेशंस अमॉन्ग डिफरेंट फिनोमिनन्स, यानी आप कोरिलेशंस को यानी कनेक्शंस को हाईलाइट करिए, यानी एक चीज से दूसरी चीज को जोड़िए, प्रीवियस नॉलेज से जोड़िए, बिल्कुल सही बात है। आस्क स्टूडेंट्स टू लुक फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशंस, यानी कारण और कार्य, मतलब मान लीजिए धूप में कपड़े सूखते हैं तो कॉज क्या है, धूप, कपड़े सूखना इफेक्ट है, ठीक। तो ये तो अच्छी बात है कि बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट का पता हो। एक ही उत्तर है जो गलत है और वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। एक्सक्लूड नॉन एग्जाम्पलर्स एंड एक्सेप्शंस, यानी गैर उदाहरणों और अपवादों को सम्मिलित करने का जो काम है, यानी हटा दीजिए आप एग्जाम्पलर्स को और एक्सेप्शंस को। मतलब टीचर जो है नॉन एग्जाम्पलर्स क्या होंगे भाई, नॉन एग्जाम्पलर्स, नॉन एग्जाम्पलर्स होते हैं इनडायरेक्टली नॉन एग्जाम्पल्स कह लीजिए आप उनको। मान लीजिए आप किसी बात को समझाना चाह रहे हैं, आप पेन के बारे में बता रहे हैं और पेन के बारे में बताने के बाद आपने कहा ये माउस है और ये पेन नहीं है, ये नॉन एग्जाम्पल हो गया, यानी वो चीज जो इससे कनेक्टेड नहीं है आपने इसको समझाने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए यूज की, ठीक। समझ पा रहे हो कि भाई जो एलिफेंट है वो पक्षी नहीं है, तो पक्षी को समझाने के लिए नॉन एग्जाम्पल हो गया, तो नॉन एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए, एक्सेप्शंस भी बताने चाहिए। जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं ना कॉग्निशन और इमोशन के चैप्टर में, मैं आपको कहती हूँ कि इमोशंस और कॉग्निशन रिलेटेड हैं, लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन ओवर देयर। क्या है एक्सेप्शन, जब ज़ेज़ोंग की बात आए। ज़ेज़ोंग एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं इमोशंस एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट हैं। बाकी सब क्या कह रहे हैं, कॉग्निशन यानी दिमाग और दिल दोनों जुड़े हुए हैं, ज़ेज़ोंग इसका ऑपोजिट कह रहे हैं। तो मैं एक्सेप्शन अगर नहीं बताऊंगी तो कैसे गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, ठीक। तो एक्सेप्शन भी बताने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते समय, और नॉन एग्जाम्पलर्स यानी गैर उदाहरणों का भी प्रयोग करना है। यानी उदाहरण क्या होंगे भाई, ये पेन का उदाहरण है, ये भी एक पेन का उदाहरण है, जेल पेन हो गया, ये मार्कर है, ये भी एक पेन का उदाहरण है, लेकिन ये जो रिमोट है ये पेन का उदाहरण नहीं है। मतलब ये तीन एग्जाम्पल तो मैंने दिए ही आपको, ये एक नॉन एग्जाम्पल भी दिया जो इस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, जिससे कि आपको इस चीज की क्लैरिटी आ सके। दैट मीन्स ये भी जरूरी है टीचिंग में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, हैं चक्कर आ रहे हैं क्या, खतरनाक लग रहा है। तो डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक्सेप्शन या नॉन एग्जाम्पलर्स को एक्सक्लूड कर दें। देखो इंक्लूड की बात नहीं आ रही, एक्सक्लूड की बात आ रही है, यानी हटा दे। इंक्लूड का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है या नहीं। ये कौन मेरी शादी कराने के पीछे पड़ा हुआ है? मैम इससे शादी करोगी, सुधीर सिंह कह रहे हैं। क्या हो क्या गया, पढ़ाई कर लो, ये शादी वाले चक्कर में कहीं नहीं रहने के हो, वो भी क्लास में। संडे वार्ता में क्या करो ये फालतू बातें। देखो एक बार वहां अलाउड है, मैं मानती हूँ हमारे सबके मन में फालतू फालतू चीजें चलती हैं, फालतू भी क्या कहें अभी, पढ़ाई के अलावा कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड एम्फेसाइज अपॉन, यानी एक टीचर को किस फॉर्म ऑफ लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, है ना भाई। लर्निंग के कई प्रकार हो सकते हैं, है ना, शैलियां हो सकती हैं, है ना, क्षेत्र हो सकते हैं। तो निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक, कौन से मेथड पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए, यानी जोर देना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लर्निंग थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी एक स्टिमुलस है एक रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस क्या है, अवार्ड मिलेगा, रिस्पॉन्स क्या है, मेहनत कर रहे हो,
ठीक है, या स्टिमुलस कोई और भी हो सकता है कि डंडे पड़ेंगे इसलिए पढ़ाई कर लो। लर्निंग थ्रू प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, इंक्वायरी तो अच्छी होती है, बच्चा एक्टिव होगा, भाई जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो बच्चे के लिए बेहतर है, वो आपका आंसर हो सकता है 99%। फिर भी है लर्निंग थ्रू रोट मेमोराइजेशन, रटने से दूर भगाना है बच्चे को, रटने के पास नहीं ले जाना, इस पे जोर नहीं देना टीचर को। लर्निंग टू अचीव मोर मार्क्स देन अदर्स, अब ये भी बीमारी है ना एक तरह की, कि आपको ये सीखना है, स्कूल इसलिए नहीं जाना कि आपको कुछ सीखना है जीवन में, इसलिए जाना है क्योंकि दूसरे से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है एक तरह से, डिसऑर्डर कहेंगे इसको। लर्निंग टू अचीव मोर मार्क्स देन अदर्स, ये क्या है, प्रॉब्लम हो गई एक। ठीक, आपको एज अ टीचर इस चीज पे जोर नहीं देना कि बच्चा दूसरे से, देखो बच्चे का कंपैरिजन आप आपस में नहीं करेंगे, बच्चे का कंपैरिजन आप बच्चे की ही परफॉर्मेंस से करेंगे। कल तुम इतना करते थे, आज तुम इतना करते हो, कल तुम इतना करोगे, मतलब आप बच्चे को खुद से कंपेयर कर सकते हैं, बाकी लोगों से नहीं। ठीक, तो एक ही बात सही है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, यानी बच्चे को इंक्वायरी का, पूछताछ का, अन्वेषण का, एक्सप्लोरेशन का मौका मिले। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि उसमें कंडीशनिंग की बात हो जाएगी। जो फर्स्ट ऑप्शन है, हम बिहेवियरिज्म को नहीं, हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कौन सा एक उदाहरण नहीं है बाह्य अभिप्रेरणा का। दो प्रकार की मोटिवेशन है, एक एक्सटर्नल जिसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं, एक है इंट्रिंसिक जिसको इंटरनल कहते हैं। कौन सी मोटिवेशन अच्छी होती है? इंटरनल मोटिवेशन अच्छी होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अच्छी होती है। रीजन क्या है उसका? रीजन सिंपल है कि जो चीज जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसका सेंटर ऑफ कंट्रोल अंदर है, दैट मीन्स कोई चीज बाहर नहीं है, पैसा, पावर, नेम, फेम, मनी, ये सारी चीजें नहीं है उसको मोटिवेटेड रखने के लिए, तो वो लंबे समय तक खुशी से काम कर पाएगा। ठीक, इंटरनल मोटिवेशन में ये चीज होती है। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहर कोई रीजन है, चाहे वो सैलरी है, नाम है, अवार्ड है। ठीक है, अच्छा, आरजे स्टडी कह रहे हैं, मैम सुधीर सिंह पूछ रहे हैं आप आईएएस से शादी करेंगे क्या? अच्छा, मुझे लगा इससे शादी करेंगे क्या है, मतलब शर्म नहीं आती है? ऐसा कोई टैग मैं लेके चल रही हूँ, बता चुकी हूँ पहले, कोई टैग नहीं है ऐसा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं सब बता दें आपको एक ही दिन में है। Which of the following is not an example of extrinsic motivation, यानी कौन सा एक उदाहरण नहीं है बाह्य अभिप्रेरणा का। अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट से बचना, ये तो बाहरी उदाहरण ही है। भाई अगर आपको इसलिए फेल नहीं होना क्योंकि घर पे डंडे पड़ेंगे, दैट मीन्स आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए। फिर है इंटरेस्ट, यानी अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो ये एक्सट्रिंसिक तो हुई नहीं, ये तो इंट्रिंसिक है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल है। रिवॉर्ड्स भी बाहरी होते हैं। फियर ऑफ फेलियर भी बाहर है ना, नहीं तो सब पैदा हुए हैं, सबको मरना है, काय का फियर। ठीक है, कौन सा फेलियर? ठीक, हालांकि ये बहुत ही तुच्छ तरीका है चीजों को डिस्क्राइब करने का, बहुत ही सरफेस लेवल पे मैं ये बात कर रही हूँ, बट ये एक्सटर्नल है रीजन। ठीक है, क्या है ये? एक्सटर्नल रीजन है। ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल। खुद से कौन सा जुड़ा हुआ है? इंटरेस्ट जरूरी थोड़ी किसी के पैसे से आएगा। ठीक, तो ये इंट्रिंसिक का उदाहरण है। लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन क्या होगा इसमें? इंटरनल होगा, कि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपको पैसे नहीं भी मिले तब भी आप करेंगे, है ना। आपको गाने में इंटरेस्ट है, जरूरी थोड़ी अब आपको कोई पैसे देगा तभी गाएंगे आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन हिंडर्स स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कौन सा एक इमोशन रुकावट बनता है बच्चे के अधिगम में। ईगरनेस, ग्रेटिट्यूड, क्यूरियोसिटी या होपलेसनेस, यानी उत्सुकता। अगर बच्चा उत्सुक है तो हिंडर थोड़ी करेगी ये चीज, रुकावट थोड़ी बनेगी, बाधक थोड़ी बनेगी। उत्सुकता तो बढ़ावा देगी, बाधक क्यों बनेगी? तो ये तो सही नहीं हो सकता। ग्रेटिट्यूड, अगर आप ग्रेटफुल हैं किसी चीज को लेकर के, लाइफ को लेकर के कृतज्ञता है आप में, आपने जहां से भी जो भी सीखा है आप उस चीज को लेकर ग्रेटफुल हैं, तो आप आगे अच्छा ही सीखेंगे। नेगेटिव इमोशन थोड़ी है ये। फिर आता है क्यूरियोसिटी। उत्सुकता तो बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि ये तो मदर ऑफ लर्निंग कह लीजिए, या इंटरेस्ट जो है बहुत बड़ी चीज है, लर्निंग में आपको हेल्प करेगी क्यूरियोसिटी, कि आप उत्सुक हैं कुछ जानने के, जिज्ञासा है आप में। होपलेसनेस इज अ नेगेटिव इमोशन। निराश अगर आप हैं तो ये बाधा बनेगा, ये हिंडर करेगा लर्निंग को। जो इंसान होपलेस है उसको जितना आता है उतना भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, कि आपको उम्मीद ही खत्म हो गई है, आपकी निराश हैं आप, तो नहीं अच्छा महसूस करेंगे तो लर्निंग भी नहीं होगी। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, यानी पढ़ लो पहले इसको, जवाब दो खुद से, फिर मैं डिस्कस करूंगी। इतने में पीऊंगी पानी आराम से। वाई यू आर सो क्यूट, अरे बचपन से ही मजाक कर रही हूँ यार, अब आप लोग मजे लोगे तो मैं नहीं ले सकती क्या? देखो एक बार, बताओ एक बार। Oh God, सीटेट एग्जाम कब होगा? अभी तो बताया नहीं है।
अच्छा रविंदर जी धन्यवाद। 11th में हूँ, कुछ मेरे लिए भी सजेशन दे दीजिए। अरे यार आप अपने पढ़ाई कीजिए सिलेबस की, देखने के लिए लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, कुछ अच्छा काम ढूंढ लो। चलो एक बार फटाफट से देखते हैं। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर आप लोग कम कर रहे हैं, कुछ 4200 लोग हैं, 2600 लोगों ने लाइक किया। देखिए ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन आप लोग आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन, 76% आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, यानी पानी क्या है इस पे बात हो रही थी क्लासरूम में। अ चाइल्ड रिस्पॉन्डेड, एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया कि वाटर इज नॉट कलरलेस, यानी पानी जो है वो रंगहीन नहीं है। पूछने पे टीचर ने पूछा अच्छा भाई क्यों नहीं है रंगहीन, पहले जानोगे तो सही ना कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑन इंक्वायरिंग बाय द टीचर चाइल्ड गेव रेफरेंस ऑफ डर्टी वाटर, तो बच्चे ने क्या दिया, रेफरेंस दिया कि मैंने तो काला पानी देखा था, गंदा पानी वहां नदी में, तो इसलिए वाटर कलरलेस कहां हुआ, उसका तो कलर है ना। या किसी ने पिंक देखा होगा, वो कहेगा कि पानी तो जो है पिंक होता है भाई, कलरलेस कहां होता है। डर्टी वाटर का रेफरेंस दे दिया, विच ही हैड सीन इन अ ड्रेन नियर हिज होम, एक ड्रेन पाइप में देखा था। आ टीचर रिस्पॉन्ड टू दिस मिसकॉन्सेप्शन, अब ये क्या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है बच्चे का, है ना, नाइव कॉन्सेप्शंस भी बोलते हैं इसको, मिसकॉन्सेप्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, इस बात को बिल्कुल बिठा लीजिएगा दिमाग में, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अगर ये कॉन्सेप्ट आप मिस करते हैं तो नंबर जाएगा। ठीक है, जब लिखा हो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक धारणाएं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक धारणा, यानी बच्चा विकल्प में सोच रहा है कुछ ना कुछ किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। वाटर अच्छा कलरलेस होता है बट उसके पास विकल्प है कि कलरफुल भी तो होता है, मैंने तो वहां देखा तालाब में। ठीक, तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन इसी को कहा जाता है नाइव कॉन्सेप्ट्स, यानी बच्चा अभी अनुभवहीन है, उसको अनुभव कम है, इसलिए वो बहुत ही नाइव से कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। जैसे हम छोटे होते हैं, हम सोचते हैं अरे मतलब वर्ल्ड शुड बी फेयर, सारी चीजें एकदम कैलकुलेशन पे चलनी चाहिए। ठीक, या आइडियलिज्म में जब हम होते हैं कई बार। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन और नाइव कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन भी आप इसको कह सकते हो। मिसकॉन्सेप्शन की जगह वैसे इन वर्ड्स को आजकल यूज किया जाता है कि बच्चे को अगर गलत फहमी है तो उसको कैसे क्या करेंगे। देखो तीन ही सिचुएशन में आपको बच्चे की बात सुननी है और फिर चैलेंज करना है उस चीज को, है ना। पहले सुन लेनी है, उसके रीजन को सुन लेना है, ये बच्चे का वैकल्पिक तरीका है सोचने का। देखिए कंप्लीटली डिस्कार्डिंग दिस आंसर, यानी आप डिस्कार्ड कर देंगे, सिरे से नकार देंगे, अरे नहीं तुमने कुछ और देख लिया होगा, ये तो नहीं कर सकते। असर्टिंग दैट हिज लॉजिक इज बेसलेस, यानी आप कहेंगे बच्चे के बात में कोई तर्क जो है वो निराधार है। भाई तर्क तो है, पानी तो होता है रंग वाला भी, जो उसने देखा है, तो ऐसा थोड़ी है कि निराधार साबित कर देंगे, सुनेंगे पहले उसकी बात। फिर है सी ऑप्शन, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ कॉलिंग द वाटर कलरलेस, यानी आप इस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और फिर लॉजिक जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस लॉजिक से कलरलेस मतलब कलरफुल बोल रहा है और आपका क्या लॉजिक है कलरलेस होने का। ठीक है, तो ये आप बेसिकली उसको चैलेंज करेंगे, डिस्कस करेंगे। एम्फसाइजिंग ऑन ओनली वन करेक्ट आंसर, दैट इज वाटर इज कलरलेस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी बात को गाते रहेंगे कि नहीं वाटर कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, बच्चे को समझाएंगे भी तो सही ना। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन उसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य टू लर्निंग एम्फसाइजेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब जो समाज के साथ ज्ञान की रचना करने पे महत्व देता हो, जो ग्रुप में सीखने को महत्व देता हो। याद आया कोई व्यक्ति, वाइगॉस्की की याद कीजिए, है ना, वाइगॉस्की को याद कीजिए। वाइगॉस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वो कहते हैं समाज में या लोगों में आप अच्छा सीखते हैं, ग्रुप्स में आप अच्छा सीखते हैं। SCL याद कीजिए, SCL बोले तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण बताई हैं उन्होंने सीखने को लेकर के। ठीक है, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, अब देखो समाज, संस्कृति, भाषा, भाई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में संस्कृति से जोड़ के समाज से जोड़ करके सीखने को महत्वपूर्ण मानेगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, एक्सपोजिटरी टीचिंग कि भर दो आप दिमाग में बच्चे के, ये सब चीजें सही नहीं है। कल्चर से जोड़ के, समाज से जोड़ के, ग्रुप्स में सिखाना, इसी के अराउंड आंसर होगा। आप लोग सही दे भी रहे हैं, 87% लोग। आगे बढ़ते हैं, सी सही था इस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन, यानी जो अधिगम है वो सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण और प्रभावशाली होता है कब,
यानी कब जो लर्निंग है वो कब सबसे बेस्ट होगी या सबसे बेहतर कब सिखाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है इट अकर्स इन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मैनर, यानी जब कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में जोड़ दिया जाए। जैसे मैं बात कर रही हूँ नॉन एग्जाम्पलर्स की, तो मैंने आपको 4 चीजें बताई साथ में, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझाया उस चीज का, तो बिल्कुल अच्छी बात है, लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। लर्नर्स आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है दैट मींस आपका ध्यान सिर्फ मार्क्स पे होगा, तो ये तो बेस्ट तरीका नहीं हुआ। लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स, तो ये बात भी ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स से मोटिवेटेड है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, ये प्रॉब्लम है कि आप इंफॉर्मेशन को डिस्कनेक्टेड चंक्स में क्या करें, पेश करें। ठीक है। लर्निंग मीनिंगफुल कब होगी, मोस्ट इफेक्टिव कब होगी, जब ये कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मैनर में होगी, जब ये संदर्भित रूप में होगी। देखो मान लीजिए मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूं, ठीक है, मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूं, लेकिन अगर कोई डिस्कनेक्टेड वे में मुझे समझाएगा तो समझ नहीं आएगा, चाहे मैं अंदर से मोटिवेटेड हूं कि नहीं हूं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता था, बट इससे बेटर आंसर ए ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अंदर से मोटिवेशन से होगा कि अगर आप डिस्कनेक्टेड बढ़ा रहे हैं, अगर आप संदर्भ से या लाइफ से जोड़ ही नहीं रहे हैं। मीनिंगफुल कब होती है लर्निंग, जब लाइफ से जोड़ दी जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे के अनुसार, पियाजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग पे एक 1.5 घंटे की वीडियो है या पता नहीं 4 घंटे की, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ कई मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। वो थियरीज तीनों आप एक वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइन्स एंड ट्रांसफॉर्म्स, यानी जीन पियाजे के अनुसार एक ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी जो चलती रहती है प्रक्रिया, किसके लिए, जब जरूरत पड़े रिफाइन करने के लिए, जब जरूरत पड़े ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किनको, मेंटल स्ट्रक्चर्स को, तो इज कॉल्ड। अब कई लोगों ने ये पढ़ के दिमाग में सोच लिया होगा स्कीमा की बात हो रही है, बट ऑप्शन में ही नहीं है, है ना, हमें तो उत्तर ऑप्शन के अनुसार देना होता है। ठीक है, देखिए डेफर्ड इमिटेशन होता है कि बच्चे ने, ये सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे ने पापा को शेविंग करते हुए देखा और या लिपस्टिक लगाते हुए देखा मम्मी को, और किसी दिन वो पूरा लिपस्टिक में पुता हुआ घूम रहा है। ये डेफर्ड इमिटेशन है कि उसको अनुकरण करना आ गया, बट डेफर्ड मतलब वो याद रख सकता है, बाद में भी उस चीज को रिपीट कर सकता है, मेमोरी आ गई है उसमें। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि चीज सामने है या नहीं है लेकिन दिमाग में परमानेंट है, ये भी जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है सेंसरी मोटर में। ठीक है, इन चीजों को बार बार दिमाग में रखिए। एसिमिलेशन होता है ऐड करना किसी चीज को, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड करने की बात नहीं हुई, ट्रांसफॉर्म की भी बात हुई है, ऑनगोइंग प्रोसेस है जो रिफाइन करती रहती है, बैलेंस करती रहती है जब जरूरत पड़ती है। तो आंसर होगा इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण। ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, जो आपके दिमाग में है और जो दुनिया में है, दोनों को आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कृपा करके इसको ठीक कर लीजिए, सिर्फ 16% लोगों ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 है आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक मतलब बच्चों को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्ट्रगल करते हुए देखा किसी टीचर ने। अ टीचर गिव देम हिंट्स एंड हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, टीचर ने क्या दिए, हिंट दिए कि इसको ना ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए, यानी थोड़ी कुछ चीजें सॉल्व करके दे दी, थोड़ी वो आगे जाके करेंगे बच्चों को असिस्ट करने के लिए। एज पर लेव वाइगोत्स्की थियरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार ये किस चीज का एग्जांपल है। कितनी बार हमने डिस्कस किया है, टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प, या फिर हिंट देना, हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स देना, क्यूज देना, है ना, जो हम हिंट की बात कर रहे हैं, ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण होता है, मचान का उदाहरण होता है, ना रिवर्सिबिलिटी है, ना एक्सपोजिटरी टीचिंग है कि भर दिया आपने दिमाग में। ठीक है, सिंपल अस्थाई मदद स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जहां बच्चा अटके उसको आप मदद देंगे, हिंट देंगे, क्यू देंगे, आधा सॉल्व करेंगे, कोई स्टेप सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। विच थियरिस्ट असर्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, यानी किस थियरिस्ट ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है, जहां सब साथ में आकर के सीखें, कोऑपरेशन से सीखें, ग्रुप में सीखें, ठीक है, एक दूसरे से कोलैब करके सीखें। ठीक है, तो किस थियरिस्ट ने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताएं कौन सी है हमारी, सोचना यानी थिंकिंग, समझना अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। ये सब क्या है, ये हमारी मानसिक क्षमताएं तो हैं, जिसमें हमारी बुद्धि भी शामिल है। तो इनको बेहतर किया जा सकता है कोलैबोरेटिव प्रोसेस में, यानी ग्रुप में सीख करके। ये एक ही व्यक्ति कहेंगे, लेव वाइगोत्स्की, है ना, यही समाज, संस्कृति और भाषा की बात कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 19। वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी इज दैट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी थियरी दी है? मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है उन्होंने। इसकी मुख्य आलोचनाओं में से कौन सी एक आलोचना है? लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी की मैंने आपको 3 आलोचनाएं बताई हुई हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट में भी वीडियो देखी हुई है, बैचेस में भी अगर आप हैं, तो यू शुड नो दिस कि लॉरेंस कोहलबर्ग की क्रिटिसिज्म मेन क्या है। 3 चीजें हैं। एक तो ये कल्चर का ध्यान नहीं रखती थियरी। भाई अमेरिका में माँ बाप से अलग हो जाना बहुत इजी चीज है, या कह सकते हैं कि नॉर्मल है। इंडिया में हो सकता है वो चीज इजीली ना होती हो, है ना। और क्या हो सकता है? दूसरी चीज है यहाँ पे कि एक तो ये कल्चर न्यूट्रल नहीं है, मतलब कल्चर का प्रभाव पड़ता है मॉरल डेवलपमेंट पे। दूसरा जेंडर बायस थियरी है ना। क्या है? जेंडर बायस थियरी है। ठीक, मतलब फेमिनिन एस्पेक्ट को यहाँ पे ध्यान में रखा गया कि फीमेल्स जो है वो इमोशनल होती है कंपैरेटिवली मेल्स के, और भी बहुत सारी चीजें हैं। थर्ड और कोई पॉइंट था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक, किसी को याद आ रहा हो तो कमेंट में बता देना वीडियो देखने के बाद। तो हिज थियरी अंडरमाइंस द फेमिनिन पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही बात है कि जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव है, जो नारी परिप्रेक्ष्य है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अंडरमाइन करती है ये थियरी ने, महिलाओं के पर्सपेक्टिव पे फोकस ही नहीं किया। फिर है बी ऑप्शन, ही डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। भाई रेफर करना कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, वो पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है, ये तो कोई क्रिटिसिज्म में आता ही नहीं है। फिर है ही डज नॉट प्रपोज स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज ऑफ चिल्ड्रन एट ईच स्टेज। उन्होंने हर एक स्टेज पे क्या क्या रिस्पॉन्स होंगे बताया हुआ है। ही डिड नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च ऑन चिल्ड्रन। देखो कुछ ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिसर्च बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने बच्चों को बुलाया, एग्जांपल्स लिए, डिस्कशन हुआ उस पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर कि ये फेमिनिन पर्सपेक्टिव को अंडरमाइन करती है, कम आंकती है जेंडर बायस थियरी। और कैसा ऐसा किसने कहा? इन्हीं की स्टूडेंट कैरल गिलिगन ने इस चीज पे इनको क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है। अभी भी जीवित हैं कैरल गिलिगन, तो कोहलबर्ग ने तो सुसाइड कर लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20th। हार्वर्ड गार्डनर सजेस्टेड दैट देयर आर डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी 8 प्रकार की बुद्धि होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंट काइंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस वाज नॉट प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर, यानी कौन सा एक प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया बुद्धि का। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास बुद्धि के प्रकार के, उनमें से कौन सा एक ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार या हार्वर्ड गार्डनर ने दिया ही नहीं था कभी, इसका जवाब आप देंगे ऑप्शंस में। तो 25% ए कह रहे हैं और 54% लोग डी कह रहे हैं। तो 54% हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे। कई बार तो आपकी मेजोरिटी भी इतने खराब आंसर दे देती है, आज आप लोगों ने कई आंसर गलत दिए हैं, मेजोरिटी ने वो भी, है ना। देखिएगा एक बार इस चीज को। अगर मैं बात करूं यहाँ तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस दी तो है गार्डनर ने। ए आर रहमान का एग्जांपल कितनी बार दिया है, सोनू निगम का एग्जांपल कितनी बार दिया है, आपके प्यारे अरिजीत सिंह का एग्जांपल कितनी बार दिया है, लता मंगेशकर जी का एग्जांपल कितनी बार दिया है, क्यों भूल जाते हो। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है, बॉडीली काइनेस्थेटिक भी है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज नॉट देयर। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात किसने की है, याद करो थोड़ा सा, है ना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की किसने बात की है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, पीसीए, प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल। तो ये गार्डनर ने नहीं दी, इसीलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन और करेंगे लगे हाथों। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण देता है। यानी प्रगतिशील शिक्षा या कक्षा क्या होती है, जिसपे जॉन डुई भी बात करते हैं, जहां बच्चा एक्टिव है, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड को ध्यान में रख करके जहां एक्टिविटीज प्लान्ड होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या है, जहां बच्चा कंस्ट्रक्शन करे। अगेन दोनों ही बातें कुल मिला के कहते हैं कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, रचनावाद वही रचनावाद है जिससे पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर बिलोंग करते हैं, जो एनसीएफ जिस पे बेस्ड है कि बच्चा करके सीखता है, ये मानता है। रचनावाद भी मीनिंगफुल लर्निंग की बात करता है, अर्थपूर्ण होना चाहिए जो अधिगम है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, यानी विविध स्पष्टीकरण देना होगा। सही बात है, डिफरेंट वे में समझाओ। रोट मेमोराइजेशन, भाई जहां बच्चा एक्टिव है वहां रटने पे फोकस क्यों करेंगे। वर्बेटिम और रिकॉल, यानी रट्टे लगा लो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 कहां से आया किसी को नहीं पता। फिर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट भी अगेन कंस्ट्रक्टिविज्म में फॉलो नहीं किए जाते, व्यवहारवाद के प्रोडक्ट हैं ये। व्यवहारवाद ने दिया है ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्पेशली थॉर्नडाइक बात करते हैं रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बस अगेन 2 एकम 2 2 दूनी 4, ड्रिल प्रैक्टिस लगातार कराते रहो, चाहे कुछ पल्ले पड़े ना पड़े, बस आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशंस आपने रटी हुई है, मीनिंग पता हो ना पता हो। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर, विविध स्पष्टीकरण। ये होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का उदाहरण, जहां
बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा सक्रिय है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 22। देखो जो लोग नए लोग हैं वो यूट्यूब पे स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो बोलने की गति है वो कई बार ओवर स्पीड हो जाती है, और जो लोग नया शुरू करते हैं ये सब्जेक्ट उनको दिक्कत हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी वैसे थोड़ा धीमे चलने की, बट इससे धीमे और क्या ही चलें, कितना धीमे चलें, कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे फिर। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 22 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट अप्रोच, यानी उपयुक्त अप्रोच है, दृष्टिकोण है, इनमें से कौन सा? बताइएगा एक बार, फटाफट बताओ। सी ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग, स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग। भाई बच्चों को उसकी मातृभाषा यूज करने पे कौन धमका देगा? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आप दंड दे ही नहीं सकते। द स्कूल शुड एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मान लीजिए स्कूल में अगर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन देंगे जिनको इंग्लिश बोलनी आती हो या जिनकी फैमिलीज में इंग्लिश बोली जाती हो। डजंट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं है इस बात का। जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र, जिसकी बात कोठारी आयोग करता है, आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वहां सिंपल बात हुई है, बच्चे की मदर टंग में, मातृभाषा में एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन आप उसको देंगे। अब बात आती है द टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट व्हिच सपोर्ट्स इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ये बात हमें थोड़ी सी सही लग रही है कि मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता, जहां कई प्रकार की भाषाएं, बहुभाषाएं हों। एक बच्चा है जो पंजाबी बोलता है, दूसरा है मलयालम बोलता है, गुजराती बोलता है, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, सबको भोजपुरी बोलता है, सबको बिठाया जाएगा, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये है मल्टीपल भाषाएं, मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे जहां हर बच्चे की मातृभाषा को रिस्पेक्ट दी जाती हो। फिर है डी ऑप्शन, द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज देयर मदर टंग इन द क्लास, यानी टीचर को उन बच्चों को इग्नोर करना चाहिए जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं क्लासरूम में। भाई बच्चा मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेगा, किसका करेगा? भाई उसको तो मातृभाषा ही आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि आपको सभी का सम्मान करना है, सभी भाषाओं का। मल्टीलिंगुअलिज्म का यही मतलब है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक है। ये बात आप याद भी रख सकते हैं, जो बहुभाषिता है यानी बच्चे क्लास में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता, ये आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में काम आएगा, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश और नॉर्मल पेडागोजी में। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स। एक क्लास में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, इस चीज को आप कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। बहुभाषिता एक संसाधन है। संसाधन समझते हैं ना? जैसे आपका फोन अभी के लिए संसाधन बना होगा सीखने का, ठीक है, यानी एक सोर्स है, एक रिसोर्स है जो पॉजिटिवली यूज होनी चाहिए। यानी एक क्लास में कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे क्या हैं? वो हिंडरेंस नहीं है ना, हिंडर नहीं करेंगे, रुकावट नहीं बननी चाहिए बहुभाषिता, ठीक है, नॉट अ हिंड्रेंस बट अ रिसोर्स। तो ये रुकावट नहीं है बहुभाषिता। बहुभाषिता क्या है? संसाधन है, टीचर को इसको संसाधन के रूप में यूज करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चिल्ड्रन हु ऑफन सी देयर पेरेंट्स क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर लाइंस सच एज मदर्स रिपेयरिंग द अप्लायंसेस एंड फादर्स टेकिंग केयर ऑफ द बेबी आर डैश, यानी वही बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं। दैट मीन्स जो समाज में जेंडर रेखाएं बनी हुई हैं, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि अच्छा बच्चा हुआ है, मतलब किसी का जन्म हुआ है बच्चे का, तो उसकी माँ ही उसका ध्यान रखेंगी, पिताजी का तो पता ही नहीं, वो तो कहीं भी उड़े फिर रहे हैं, है ना, और मम्मी ध्यान रखती हैं एटलीस्ट कुछ सालों तक, तो शुरुआत में। तो वो बच्चे जिन्होंने देखा है कि उनके घर में उनके पापा खाना बना लेते हैं, उनकी मम्मी घर के मान लो कोई कुछ सामान खराब हो रहा है वो ठीक कर देती है पेचकस ला करके, ठीक है, तो वो बच्चे जो ये देख रहे हैं कि पापा भी खाना बना सकते हैं, मम्मी भी बाहर जा सकती हैं बाइक चला के, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स हट जाएंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। जिन बच्चों ने पापा को बच्चे की केयर करते हुए देखा है और मम्मी को घर के बाकी काम करते हुए देखा है, सामान रिपेयर करते हुए देखा है, रिमोट खराब हो गया मम्मी खोल के लगी पड़ी है, अब ऐसे बच्चों के दिमाग में ऐसा थोड़ी आएगा कि ये काम सिर्फ लड़कियों का है और ये लड़कों का है, उनके दिमाग में तो सारी चीजें नॉर्मल हो गई, तो लेस लाइकली टू अडियर टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ऐसे बच्चों में कम संभावना होगी कि वो लिंग रूढ़िवादिताओं का अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, कि तुम लड़की हो तुम खाना बनाओगी हम टीवी देखेंगे, ये नहीं होगा इस तरह के बच्चों में, यह कम संभावना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर में एग्जाम्पल देखा है ना,
कि मान लीजिए हमारी मम्मी काम पे जाती थी तो माय फादर यूज्ड टू हेल्प, तो ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, दोनों हेल्प कर सकते हैं। अब जिसने बिल्कुल ही नहीं देखा, हो सकता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहे या संभावना बढ़ जाए जेंडर स्टीरियोटिपिकल होने की, ठीक। मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर सेग्रीगेशन, तो इसमें सिर्फ लड़कों का ही योगदान नहीं है, ये एज अ सोसाइटी हमारा योगदान है स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देने में, ठीक। मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर सेग्रीगेशन, ऐसा नहीं है कि अलग थलग हो जाएंगे, जेंडर प्रैक्टिस स्टीरियोटाइप नहीं। लेस लाइकली टू ब्रेक जेंडर नॉर्म्स, नहीं, अपने आप ब्रेक हो जाएंगी जब वो चैलेंजिंग रोल्स में देख रहे हैं। सिर्फ 55% ही अभी तक सही उत्तर दे पा रहे हो उस बात का। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप वो धारणाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं समाज में, ठीक, कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां बाहर काम नहीं करेंगी, ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द पर्पस ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के अनुसार बच्चे के आकलन का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमंगेस्ट स्टूडेंट्स टू एंश्योर लर्निंग लेवल्स, कि बच्चे में भय पैदा करना है कि कितना सीखा है, कितने नंबर लाओगे, इस चीज का डर पैदा करना है, एनईपी ये कहती है। या फिर बी ऑप्शन, टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कुछ परिवर्तन लाना, उन मेथड्स में, उन तरीकों में, हाँ हो सकता है। टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी अधिगम और विकास को और बेहतर बनाना, ऑप्टिमाइज करना, अनुकूलित करना। टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी बच्चों को सपोर्ट करना, चाहे वो क्लास के अंदर हो चाहे क्लास के बाहर हो। तो असेसमेंट ऐसा ही होना चाहिए जिससे बच्चों को सपोर्ट मिले, जहां कमी है वो दूर हो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर कुछ अच्छा हो सकता है, मेथड्स अच्छे आ सकते हैं, तरीके अच्छे हो सकते हैं, तो वो करें। लर्निंग के लिए बेस्ट कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले। तीनों बातें सही है, गड़बड़ कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो 76% लोग आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि सही भी है। फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि दुनिया के किसी आकलन का, किसी टेस्ट लेने का, किसी इवैल्यूएशन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे में डर पैदा हो जाए एग्जाम्स को लेकर के, ठीक है। वो इनडायरेक्टली हो जाता है बट होना नहीं चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, डायनेमिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, यानी गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? गत्यात्मक आकलन होता क्या है? यानी आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइम पे बच्चे को असेस कर रहे हैं, उसके अंदर डर नहीं पैदा कर रहे हैं, टेस्ट को लेके, असेसमेंट को लेके, इवैल्यूएशन को लेकर के, ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी जो आईक्यू है बच्चे का, उसको समझने में हेल्प करेगा डायनेमिक असेसमेंट, इसलिए थोड़ी होता है। रिलेटिव रैंक ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू हर पीयर्स, कंपैरिजन में मदद करेगा, ये भी उद्देश्य सही नहीं है। द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, हाँ, बच्चे की व्यक्तिगत रूप से क्या नीड्स है इसको समझने में हेल्प करेगा डायनेमिक असेसमेंट, क्योंकि ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से आकलन होगा उनका। कोई बच्चा जिसको आपको पता है कि वो बोल के अच्छा समझा सकता है, तो उससे ओरल टेस्ट ले लो बजाय कि लिखवाने के, ठीक है। तो स्पेसिफिक लर्निंग नीड को केटर करेगा। डायनेमिक का मतलब क्या? जो फ्लेक्सिबल हो, जो चेंजेबल हो बच्चे की नीड के अनुसार। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इफ चाइल्ड इज फिट टू स्टडी इन अ रेगुलर स्कूल और नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे, सब तरह के बच्चे, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न इन रेगुलर स्कूल्स ओनली, या इंक्लूसिव स्कूल्स जिसको हम कहते हैं, रेगुलर का मतलब। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 25 कितने ठीक हुए? मुझे लगता है कि जितने आपको क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज हमने ज्यादा किए हैं। सीटेट और DEET+B का बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके आसपास कोई पढ़ रहा हो, तो अभी एडमिशंस ओपन है कुछ दिन, तो आप करियरवेल ऐप पे जाकर के टीचिंग सेक्शन में ये बैचेस को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो हमने क्वेश्चंस आज किए हैं 25, इनका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। होप यू लाइक द सेशन। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। डेली मिलेंगे 9:30 पे, 9:30 PM, 9:30 बजे रात को, और कुछ 20-30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करेंगे। आज 25 में कई लोग थक गए और लेट भी हो गया शायद, है ना। 20 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करेंगे ही, कभी 20 कभी 15। आउट ऑफ 25 कोई कह रहा है 23 सही हुए हैं, किसी के 22 सही हुए हैं, वो आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि कितने कितने ठीक हुए। ठीक है जी, राइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अगर आप डेली सेशन ले रहे हैं तो इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर नजर आएगा। खुद से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। 99% लोगों को पसंद आया है सेशन। अच्छा, 98 हो गए, कहाँ से आते हैं लोग जो 2% लोग हैं। कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टाटा, सी यू ऑल टुमारो। जाओ आपके खाना